दोस्तों नमस्कार। अभी चंद दिन हुए होंगे जब देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर के बहुत फटकार लगाई थी। और जिस तरीके से दिन दहाड़े वहां पर वोटों की गड़बड़ी की गई थी बीजेपी के द्वारा, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतंत्र की हत्या तक करार दे दिया था और ये भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया था बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को। लेकिन इनको शर्म कहाँ आती है। चंद दिन हुए इस घटना को, इसके बाद दोबारा से वही नरेंद्र मोदी, वही बीजेपी, वही अमित शाह भारत के एक राज्य हिमाचल प्रदेश के एक चुनी हुई और पूर्ण बहुमत वाली सरकार को अस्थिर करने की एक नाकाम कोशिश की है। और उस कोशिश को कांग्रेस पार्टी ने पलट दिया, इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, करारा जवाब दे दिया। क्या हुआ, कांग्रेस ने कैसे ये गेम बदल दिया और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये पूरी जो है चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और कुछ और चीज़ें हैं जिसको कि मैं आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो जानना चाहिए, समझना चाहिए, समझने की ज़रूरत है अभी की स्थिति में। कहानी की शुरुआत होती है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। आपको पता है कि देश के अंदर राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, 3 राज्यों में हुआ अभी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तीसरा हिमाचल प्रदेश है। लेकिन आज हम हिमाचल की बात करेंगे स्पेशली। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए 1 सीट था और उसके लिए 2 कैंडिडेट थे। एक कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि बहुत फेमस वकील है, और दूसरे जो है बीजेपी के कैंडिडेट थे हर्ष महाजन, है ना। अब इसके पहले थोड़ा सा आप हिमाचल विधानसभा का जो गणित है, जो स्ट्रेंथ है, उसको आप समझिए कि हिमाचल विधानसभा के अंदर कुल 68 सीट है। 68 विधानसभा का वो सदन है, 68 एमएलए का, और उसमें से 40 जो एमएलए वो कांग्रेस के पास है, 25 एमएलए बीजेपी के पास है। 3 जो निर्दलीय थे वो कांग्रेस के साथ थे, यानी कि कांग्रेस के साथ वो सरकार में शामिल थे, कांग्रेस को उन्होंने अपना समर्थन दिया था। तो 40 और प्लस 3 ये हो गए 43 जो है कांग्रेस के पास था। तो जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी के पास 43 एमएलए हैं, उसी का जो कैंडिडेट होगा वो राज्यसभा का मेंबर बनेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि बीजेपी के पास तो 25 ही है, कहाँ से कर लेगा, इतना गैप है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने वहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारा, है ना। इसी से आप इनके मंशा को समझ सकते हैं कि क्यों उतारा कैंडिडेट, यही सोच करके कि हम इनके जो एमएलएज हैं उनको तोड़ फोड़ लेंगे, है ना। और वही चीज़ किया। जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन बीजेपी ने कांग्रेस के 6 एमएलए को अपने तरफ मिला लिया था, सेटिंग कर लिया था। और जब वोटिंग शुरू हुई तो उन 6 एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग कर दिया। क्रॉस वोटिंग मतलब कि वो कांग्रेस के एमएलए थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट नहीं दे करके बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि हर्ष महाजन को वोट दे दिया। इसके बावजूद आप ये समझिए, इसके बावजूद मामला अंजाम तक नहीं पहुंचा। और जब दोनों की वोटिंग जब काउंटिंग की गई तो दोनों ही कैंडिडेट्स को, यानी हर्ष महाजन को और जो अभिषेक मनु सिंघवी थे, दोनों लोगों को 34-34 वोट प्राप्त हुआ। इस स्थिति में क्या हुआ, वोट तो बराबर हो गए, डिसीजन कैसे होगा। फिर टॉस उछाला गया और टॉस के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से आप समझिए कि इस लोकतंत्र में ये डिसीजन लिया गया कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का सांसद कौन जाएगा, कौन चुन करके जाएगा। ये इस लोकतंत्र का हाल है। बहरहाल जब चुनाव हो गया, क्लियर हो गया कि भैया चलो लॉटरी ही सही, टॉस ही सही, है ना, हर्ष महाजन जीत गए और अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। इससे जो क्या हुआ कि बीजेपी की जो मंशा थी सरकार को अस्थिर करने का, उसको और पंख लग गया। उन्हें लगा कि भैया अब 6 तो आ ही गए हैं, है ना, और कुछ एमएलएज को तोड़ लेंगे तो हम इनकी सरकार गिरा देंगे और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बना लेंगे। लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पर इस गेम को पूरे तरीके से पलट दिया, और न सिर्फ पलट दिया बल्कि अपनी बहुमत भी साबित कर दी, बजट को भी
पास करा लिया। और बजट पास कराने का मतलब ही यही है कि कांग्रेस ने अपना वहाँ पर बहुमत साबित कर दिया। अब ये कैसे कर दिया, इसके पीछे कांग्रेस ने क्या गेम खेला, वहाँ पर क्या रणनीति बनाया। 68 विधानसभा का वहाँ पर सीट है, विधानसभा का स्ट्रेंथ 68 है। ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो उस वक्त वहाँ पर विधानसभा के अंदर बहुत हंगामा होने लग गया और उसके वजह से विधानसभा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने बीजेपी के 15 एमएलए को निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, अब आप इसके बाद गणित समझिए। 68 में से 15 अगर आप माइनस कर देते हैं तो बचते हैं 53, यानी कि विधानसभा का जो क्षमता रह गया, स्ट्रेंथ रह गया, वो 53 का रह गया। और उसके अनुसार जो बहुमत का आंकड़ा बनता है वो 27 बनता है, जबकि कांग्रेस के पास अभी भी 34 विधायकों का साथ था। तो इस तरीके से 27 से 34 अभी भी काफ़ी होता है और बहुत ही आसानी से कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी सरकार बचा ली बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के षड्यंत्र को असफल कर दिया, इनके नापाक मंसूबों पर पानी भर दिया। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जो प्रियंका गांधी हैं उन्होंने इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक ट्वीट किया है, उसको मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्या कहती हैं प्रियंका गांधी कि लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन भाजपा धन बल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। इनका यह रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। जो भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। एक तरीके से बहुत ही कड़ा प्रहार किया है नरेंद्र मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर और इनकी राजनीति के ऊपर। लेकिन इनको क्या मतलब, अगर आप नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से और बीजेपी से अगर आप राजनीतिक नैतिकता की उम्मीद करते हैं तो आप बहुत बड़े गफलत में, आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। भूल जाइए। ये जो लोग हैं जो केंद्र में अभी बैठे हुए हैं, इनका फुल टाइम काम क्या है? इनका फुल टाइम काम यही है कि एकदम गिद्ध की तरह नज़र बनाए रखते हैं कि किस पार्टी के अंदर कौन सा व्यक्ति, कौन सा नेता थोड़ा सा नाराज़ चल रहा है ना, या उसके पार्टी के नेतृत्व से नहीं बन रहा है। अब उसके ऊपर ये लोग डोरे डालना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि जितने एमएलए टूटते हैं कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से अभी तोड़ा गया या अन्य किसी पार्टी से, वो शौक से जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई तरह की चीज़ें उनके साथ की जाती है। सबसे पहले ये लोग पता करते हैं कि कौन सा एमएलए नाराज़ चल रहा है। जब ये फाइंड आउट कर लेते हैं फिर वो उसको पैसे की लालच देते हैं कि भैया ऐसा है कि तुम हमारे पास आ जाओ, तुमको वहाँ पर तुम नाराज़ हो, हमारे पास आ जाओगे तो हम तुमको पैसे भी दे देंगे, ये पद भी दे देंगे, ये टिकट भी दे देंगे। तमाम तरह की चीज़ें उसके साथ की जाती है। इसके बावजूद अगर वो मान गया था तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो फिर ये लोग अपना हथियार निकालते हैं। हथियार कौन सा? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इससे डराने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम तुम्हारा ये केस खोल देंगे, वो केस खोल देंगे, सीबीआई ईडी तुम्हारे पीछे लगा देंगे, तुमको जेल में डाल देंगे। बेचारा कोई भी विधायक, है ना, ऐसे बहुत कम ही विधायक होंगे कि जो कि दागदार नहीं हैं, बहुत ही गिने चुने होंगे, वरना मैक्सिमम भारतीय राजनीति के अंदर जितने भी एमएलएस हैं, मैक्सिमम चाहे एमपीज हैं, सभी के सभी दागदार है। उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप है, किसी न किसी तरीके के आरोप से वो घिरे हुए हैं। डर जाते हैं, बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं और उनके सहारे ये लोग फिर एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर हिमाचल के अंदर भी करने की कोशिश की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा और अमित शाह के द्वारा, लेकिन सरकार बचा ली गई। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि
ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के एक सीट तक सीमित है ना, कि राज्यसभा का एक सदस्य हमारा बन जाएगा इसीलिए हम 5-6 विधायकों को तोड़ लेते हैं, उनसे क्रॉस वोटिंग करा लेते हैं, यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन लोकसभा के चुनाव से है। हिमाचल प्रदेश बेशक से एक छोटा सा राज्य है जहाँ से कि लोकसभा की सिर्फ 4 ही सीटें हैं, ज़्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, नरेंद्र मोदी की स्थिति इतनी टाइट है, भले वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि एक एक सीट के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है कि किस तरीके से हम बहुमत का जो आंकड़ा है 272 उसको हम पार करें। और यही वजह है कि एक एक सीट के लिए वो तरस रहे हैं, एक एक सीट के लिए वो संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी का ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कभी वो नीतीश कुमार को अपनी तरफ मिलाते हैं, कभी जयंत चौधरी को अपनी तरफ मिलाते हैं, कभी उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं ताकि छिंदवाड़ा की सीट हमारी हो जाए। समझ रहे हैं, एक एक सीट की इनकी मतलब इनको पड़ी हुई है कि कैसे एक एक सीट हम अपने खाते में लाएं ताकि हम बहुमत के आंकड़ा को छू सकें। 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें से अभी फ़िलहाल में 3 सीट बीजेपी के पास है, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन ये हिमाचल के सरकार को इसलिए अस्थिर करना चाह रहे थे, इसलिए उसको गिराना चाह रहे थे कि सरकार गिराने के बाद से वहाँ पर जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो तमाम जो प्रशासनिक नियंत्रण है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वो हमारे मुट्ठी में आ जाएगा। और जब हमारे मुट्ठी में आ जाएगा तो लोकसभा चुनाव के लिए हम उसको अपने तरीके से, अपने सहूलियत के अनुसार उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनकी मंशा थी। इनकी मंशा सिर्फ राज्यसभा के सीट तक नहीं थी, बल्कि इसको लोकसभा के नज़र से ये लोग सारे चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहुत ही बाखूबी से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर पूरे गेम को पलट दिया और भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को एक करारा कस कर एक तमाचा मारा है। और एक यहाँ चीज़ और मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा कि विक्रमादित्य सिंह जो कि मंत्री भी थे अभी कांग्रेस के सरकार में, इन्होंने जैसे ही देखा कि अब इनको भी लगने लगा कि सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर 6 MLA जो हैं वो क्रॉस वोटिंग किए, तो उसके बाद से बीजेपी की जो मीडिया तंत्र है, बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है, उसके द्वारा इतनी तेज़ी से खबर फैलाई गई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अल्पमत में आ गई है। और अल्पमत में आने के बाद अब वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, उनको अपने पद पर बने रहने के कोई अधिकार नहीं है। इस चीज़ को इतनी खबर दे दी गई, इस खबर को इतनी हवा दे दी गई कि खुद सुक्खू साहब को बाहर आना पड़ा और इसका खंडन करना पड़ा कि भैया मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, ना ही मेरे से किसी ने इस्तीफ़ा मांगा है, और हम मजबूत हैं और हमारे पास उतने विधायकों का समर्थन है, हम सरकार बचा लेंगे। लेकिन उसी चपेट में विक्रमादित्य सिंह आ गए बेचारे। इन्होंने तुरंत आनन फानन में क्या किया, इनको लगा कि अब कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी तो हमको मलाई चाटने को नहीं मिलेगा, तो तुरंत इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और अपना भाषण तो हमेशा जेब में तैयार रहता है इस्तीफ़ा देने वाले और भागने वाले नेताओं का, है ना, कि कांग्रेस के काम करने के तरीके सही नहीं थे, ये वो फलाना ठिकाना ब्ला ब्ला ब्ला। और जब शाम तक ये चीज़ क्लियर हो गई कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बचा ली, बहुमत साबित कर दिया, तो उसके बाद भाई साहब का जो है मूड ही बदल गया, है ना। और ये क्या कह रहे हैं कि आदमी बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफ़ा लेते हुए ये बयान दिया और क्या कहा कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। इस तरह के जो मौका परस्त लोग हैं, मेरा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी को इस तरीके के मौका परस्त लोगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कभी भी धोखा दे सकते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फ़ायदे के लिए। ये कभी भी पार्टी को धोखा दे करके और दूसरे दल के साथ जा कर के मिल सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। फ़िलहाल अभी के लिए ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी के जो लोग हैं कहते हैं ना कि कुत्ते के दुम में चाहे तुम जितना भी घी लगा दो कभी सीधा नहीं हो सकता है। वही हाल बीजेपी का है, वही हाल मोदी और अमित शाह का है।
कि ये लोग कभी सुधर नहीं सकते हैं, चाहे इनको सुप्रीम कोर्ट कितना भी इनको फटकार लगा दे, इनको डांट दे, क्योंकि इनके अंदर ना तो शर्म लिहाज है, ना ही इनके अंदर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने का ये हाल जानते हैं। तो फिलहाल के लिए बेशक से हिमाचल प्रदेश सरकार बच गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आगे कोशिश नहीं करेंगे। ये आगे भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सरकार को तोड़ा जाए, क्योंकि इनका यही काम है ना, देश के लिए कैसे काम करना है, देश में कैसे पॉलिसी मेकिंग करना है, पब्लिक वेलफेयर के लिए कैसे काम करना है, इस चीज़ पर ना तो नरेंद्र मोदी का ध्यान है, नहीं अमित शाह का ध्यान है। इनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि किस राज्य के अंदर किस नेता को तोड़ना है, किस विधायक को खरीदना है, कैसे वहाँ पर सरकार गिराना है। सारा का सारा बुद्धि इसी में लगाते हैं, किस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल करके दबाव बना करके उनको तोड़ना है। तो कांग्रेस पार्टी को आगे के लिए भी इस चीज़ से सचेत रहना चाहिए और एकदम हमेशा तैयार रहना चाहिए पूरी मुस्तैदी के साथ से, ताकि इनके किसी भी तरीके के षड्यंत्र का, किसी भी तरह के इनके नापाक मंसूबों का बहुत ही मजबूती के साथ जवाब दिया जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।